हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है ना। कौन जो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बहुविमानात्मक प्रज्ञा का जो है प्रत्यय दिया है। पहला ऑप्शन है आपका गोलमैन, दूसरा है स्पीयरमैन, तीसरा है जॉन मेयर और चौथा है आपका गार्डनर, है ना। तो किसने जो है बहुविमात्मक प्रज्ञा का जो है प्रत्यय दिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका गार्डनर, है ना। गार्डनर जी के द्वारा जो है वो बहुविमात्मक, है ना, या फिर हम इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, उसे हम बहुबुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुबुद्धि का सिद्धांत, है ना। तो बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? हार्वर्ड गार्डनर जी के द्वारा जो है किया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा गार्डनर, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है ना। जो जो बच्चा जो है डिसलेक्सिया से क्या होते हैं, उनमें लक्षण दिखाई देते हैं, तो उनको क्या करने में कठिनाई होती है ना। जो बच्चे जो है डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं उनमें कौन सी कठिनाई देखने को मिलती है। पहला ऑप्शन है पढ़ने या वर्तनी में, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे व्यक्त करने में, तीसरा है खड़े होने में और चौथा है बोलने में। तो डिसलेक्सिया से ग्रसित जो रोगी होते हैं उनमें कौन सी कठिनाई देखने को मिलती है, जैसे कि पढ़ने और वर्तनी। तो यहाँ पे आपका जो है पढ़ने यानी कि रीडिंग और वर्तनी यानी कि हो गया आपका स्पेलिंग। तो बच्चों को जो डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं उन्हें पढ़ने रीडिंग में और जो है स्पेलिंग यानी कि वर्तनी में जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट जो होगा पढ़ने और वर्तनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है ना। जो समावेशी कक्षा है उनमें शिक्षक की भूमिका नहीं है, वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक को निशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक को बच्चों को करना चाहिए, शिक्षक को बच्चों के साथ क्या है, यहाँ पे आपका होना चाहिए प्रोत्साहित होगा, यहाँ पे या लिख लीजिएगा प्रोत्साहित, क्या होगा, प्रोत्साहित, है ना, प्रोत्साहित करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो इनमें से कौन सा विकल्प जो होगा वो समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं होगी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका शिक्षक को निशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यही जो होगा आपका यहाँ पे क्या होगा, शिक्षक की भूमिका नहीं होगी, इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जो समावेशी कक्षा में बात की जाती है कि सभी बच्चों पर आपको समान रूप से ध्यान देना है और सभी बच्चों का क्या है, समान रूप से देखभाल करनी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छात्र कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, है ना। जो कक्षा में बच्चों को जो प्रश्न पूछते हैं उसके लिए आपको कैसा करना चाहिए। पहला है हतोत्साहित करना चाहिए, दूसरा है प्रेरित करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है रोक देना चाहिए या चौथा है अनुमति नहीं देनी चाहिए। कक्षा में आपने देखा होगा पढ़ाते समय बच्चे जो है कई बार प्रश्न पूछने लगते हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते आपको उन बच्चों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। क्या उन्हें हतोत्साहित कर देंगे, तो यहाँ पे पहला बोला जा रहा है हतोत्साहित करना चाहिए, ये तो आपका गलत है ना।
उन्हें प्रेरित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है ना, जो बच्चों की वृद्धि है वो किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास से, दूसरा है सामाजिक विकास से, तीसरा ऑप्शन है भावात्मक विकास से, और चौथा है नैतिक विकास से। तो बच्चों की जो वृद्धि यानी कि आपका ग्रोथ है ना, क्या है आपका ग्रोथ जो है वो किससे संबंधित है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा वृद्धि जो होती है बच्चों के शारीरिक विकास से संबंधित है। क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका शारीरिक विकास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव विकास का प्रारंभ होता है, जो मानव के विकास है वो कब से प्रारंभ होता है? पहला ऑप्शन है गर्भावस्था से, दूसरा है आपका पूर्व बाल्यावस्था से होता है, तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था से, या फोर्थ ऑप्शन शैशवावस्था से। तो मनुष्य का जो विकास है वो कब से प्रारंभ होता है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे गर्भावस्था से, है ना। मनुष्य का जो विकास होता है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है ना। और कब तक चलती है? तो जीवन के अंत तक, है ना, जीवन पर्यंत, जब तक आपका जीवन है तब तक जो है मानव का विकास चलते रहता है। अर्थात विकास जो होता है वो निरंतर चलने वाली, है ना, निरंतर चलने वाली एक क्या है प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे आपका मानव विकास कब से प्रारंभ होता है? तो वो आपका गर्भावस्था यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है E.L. थॉर्नडाइक, दूसरा है B.F. स्किनर, तीसरा है R.M. गेने, और चौथा ऑप्शन है I.P. पावलोव। तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक के लेखक कौन है, आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका R.M. गेने, है ना। R.M. गेने जी द्वारा जो है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक्स जो है लिखी गई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और B.F. स्किनर के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई है जो कि आपका है कंडीशंस, लिख देते हैं यहाँ पे कंडीशन, है ना, कंडीशंस रिफ्लेक्सेस, और क्या है आपका लिटरेचर्स, है ना, लेक्चर्स ऑफ कंडीशन, है ना, कंडीशंस। ये जो है किताब ये B.F. स्किनर के द्वारा लिखी गई। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? R.M. गेने जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है ना। आपने पढ़ा होगा किशोरावस्था जो होती है बड़े संघर्ष, तनाव, हमला और विरोध जैसी अवस्थाएं होती है। तो यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा जो है कहा गया है? पहला ऑप्शन है जर्सील्ड द्वारा, दूसरा है स्टेनले हॉल द्वारा, तीसरा है सिम्पसन, और फोर्थ ऑप्शन है क्रो एवं क्रो के द्वारा। तो किशोरावस्था जो होती है बड़े संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था होती है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कहा गया आपका स्टेनले हॉल द्वारा। किसके द्वारा? स्टेनले हॉल जो होगा यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो स्टेनले हॉल ने कहा है जो किशोरावस्था होती है वो बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और क्रोध की अवस्था होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी स्टेनले हॉल जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है ना। जो आपका सूक्ष्म शिक्षण है उसके लिए कितना समय लगता है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 36 मिनट, दूसरा है 40 मिनट,
तीसरा है 45 मिनट और चौथा ऑप्शन है 30 मिनट। जो आपका सूक्ष्म शिक्षण यानी कि जो आपका माइक्रो टीचिंग है उसके लिए जो भारतीय प्रतिमान है ना, इंडियन मॉडल जो है उसमें कुल कितना टाइम लगता है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका 36 मिनट है ना। जो सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल जो है 36 मिनट का टाइम लगता है, जिसमें अगर हम इसके स्टेप की बात करें तो यहाँ पे कुल 6 स्टेप होते हैं ना। जिसमें जो पहला होता है वो आपका पाठ योजना, क्या है, पाठ योजना। ये पाठ योजना जो होता है वो भी आपका 6 मिनट का होता है ना। दूसरा जो है आपका शिक्षण, शिक्षण भी आपका कितना होता है, तो ये भी आपका 6 मिनट का होता है। और जो होता है आपका प्रतिपुष्टि है ना, प्रतिपुष्टि, ये भी आपका 6 मिनट का देखने को मिलता है। और जो आपका पुनः पाठ को निर्माण करना या पुनः पाठ योजना बनाना है ना, पुनः पाठ योजना बनाना जो होता है ये भी आपका 6 मिनट का। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 और ये 4। अब जो पांचवा होता है वो होता है पुनः शिक्षण, पुनः शिक्षण करना, ये भी आपका कितना होता है, तो ये भी आपका 6 मिनट का। और जो होता है पुनः प्रतिपुष्टि यानी कि आपका फिर से फीडबैक लेना, ये क्या कहलाता है, ये जो होता है ये भी आपका 6 मिनट का। इस तरीके से आपके ये 36 मिनट जो होते हैं वो सूक्ष्म शिक्षण के मॉडल में होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे सीखने का पठार है ना। जो सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन दिया है आपका गेट्स व अन्य का, दूसरा ऑप्शन है हॉलिंगवर्थ, तीसरा ऑप्शन है रॉस और फोर्थ है स्किनर का। तो सीखने के पठार की प्रक्रिया में जो एक मेन अभिलक्षण होता है ना, मुख्य आपका कैरेक्टरिस्टिक है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया की कोई उन्नति नहीं होती है। तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो यह कथन आपका रॉस जी द्वारा दिया गया है ना। रॉस जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, यदि शिक्षक कक्षा में छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है ना, कोई टीचर जो है अपने क्लास में किसी बच्चे को समस्यात्मक यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले बच्चे के रूप में पाता है तो उसे आप क्या करेंगे, है ना। तो उसे आप शिक्षक होने के नाते किस तरह से व्यवहार करेंगे। पहला ऑप्शन है बच्चे को दंड देना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है बच्चे को परामर्श देना चाहिए और फोर्थ ऑप्शन है तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। तो यदि आपके क्लास में कोई समस्यात्मक बच्चा मिल जाता है तो आप उसके साथ किस तरह से व्यवहार करेंगे, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा बच्चे को परामर्श देना चाहिए, है ना, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो होगा ये क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। और बच्चे को परामर्श देंगे, उनको क्या है अच्छे कार्य करने के लिए क्या करेंगे, बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे, उनको कुछ उपहार या फिर या पुरस्कार प्रदान करेंगे जिससे बच्चे जो है मोटिवेट होंगे और अच्छा काम करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं है ना, जो को करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं वो मुख्यतः किससे संबंधित है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है शैक्षणिक संस्थानों के विकास से संबंधित रखता है, दूसरा है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, तीसरा है छात्रों के वित्तीय विकास से और फोर्थ ऑप्शन है छात्र के मानसिक विकास से। जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो मुख्यतः किससे रिलेटेड करती है, किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा छात्र के सर्वांगीण विकास है ना भाई, छात्र का क्या है
सर्वांगीण विकास करने के लिए क्या है, को करिकुलर एक्टिविटी जो है रखी जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी छात्र का सर्वांगीण विकास जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है ना, कौन से मनोवैज्ञानिक है जिसने अधिगम संबंधित जो है वो सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। पहला है कोहलर, दूसरा ऑप्शन है स्किनर, तीसरा है बी.एस. ब्लूम और चौथा है आपका थॉर्नडाइक। तो किनके द्वारा जो है अधिगम का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो है प्रतिपादित नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका बी.एस. ब्लूम, है ना। बी.एस. ब्लूम ने जो है आपके अधिगम संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो आपके कोहलर है, स्किनर और थॉर्नडाइक, ये सभी ने जो है अधिगम संबंधित जो है सिद्धांत के प्रतिपादन किए हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बी.एस. ब्लूम करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य, है ना। शिक्षा में जो अवरोधन यानी कि किसी प्रकार की बाधा या रुकावट जो है वो क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, दूसरा है बालक का विद्यालय ना जाना, तीसरा ऑप्शन बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना और फोर्थ ऑप्शन है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो शिक्षा में जो अवरोधन है इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आपसे चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना क्या है, शिक्षा में अवरोध उत्पन्न करना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवरोध के कारण क्या है, बालक जो है एक ही कक्षा में अधिक समय तक क्या है पढ़ रहा है, यानी कि वो बार बार क्या है असफल हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है ना, कौन से कौशल है जिसमें आपके पूर्व ज्ञान का परीक्षण जो है आता है। पहला ऑप्शन है आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल, दूसरा ऑप्शन है प्रस्तावना कौशल, तीसरा है समापन कौशल और फोर्थ ऑप्शन है प्रदर्शन कौशल। तो कौन से कौशल यानी कि कौन से स्किल में आपके जो पूर्व ज्ञान है ना, जो प्रीवियस नॉलेज है उसका जो है परीक्षण किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रस्तावना कौशल, है ना। जो प्रस्तावना है आपका इंट्रोडक्शन स्किल है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन बी जो होंगे प्रस्तावना कौशल क्या होंगे, पूर्व ज्ञान के परीक्षण से संबंधित कौशल हो जाएंगे। तो ये थी दोस्तों आपके बाल विकास से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न जो होंगे समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो, प्रश्न समझ आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।